पहले तो ये है कि 4% के नीचे हम जाएंगे, वो हमने कभी नहीं कहा। आप अगर केयरफुली देखेंगे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन टू द टारगेट। अलाइनमेंट मतलब वो 4% के आसपास रहे, और उसमें एक ड्यूरेबल बेसिस में, ये नहीं कि वन ऑफ, मतलब आप देखिए पिछले जुलाई का इन्फ्लेशन 3.5% आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब प्रॉब्लम ओवर हो गया है, क्योंकि दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, सॉलिड बेस इफेक्ट एडवांटेज था। तो आवर टारगेट, आवर अप्रोच जो है 4% के आसपास रहे, और उसमें थोड़ा ड्यूरेबिलिटी, हमको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अभी 4% के आसपास रहेगा। एक वन ऑफ 4% के नीचे चला जाए फिर हम इंटरेस्ट रेट को ये कर देंगे, वो बहुत बड़ा सीरियस पॉलिसी मिस्टेक होगा। वी हैव टू बी पेशेंट, बहुत पेशेंट रहना, और भी थोड़ा डिस्टेंस अभी कवर करना है। और जहाँ तक ग्रोथ की सवाल है, ग्रोथ सेक्रीफाइस, अभी तक जो ग्रोथ सेक्रीफाइस है वो बहुत ही मतलब मिनिमल है, बिल्कुल ना होने की बराबर है। क्योंकि इस साल आप देखिए 7.2% हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 24-25 में। तो इसीलिए ग्रोथ सेक्रीफाइस जो है, या तो उसको आप मिनिमल कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कोई मेजर, कोई ज़्यादा मतलब ग्रोथ सेक्रीफाइस नहीं हुआ है। ग्रोथ रिमेन्स इंटैक्ट, ग्रोथ इज स्टेबल एंड रेसिलियंट, और इन्फ्लेशन को हमको कम करना चाहिए। देखिए वेजिटेबल प्राइसेस या फूड आइटम्स को अगर आप निकाल देंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं इन्फ्लेशन कम हो गया, फिर आप एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, अगर फूड प्राइसेस ज़्यादा है, हम सिर्फ जिसको कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है इन्फ्लेशन कम हो गया, अगर वो कहेंगे, वो क्रेडिबल नहीं रहेगा जी, वो क्रेडिबल नहीं रहेगा। लोगों के, आम जनता के माइंड में ये रहेगा, कैसे आप कह रहे हैं मेरा तो इतना खर्चा हो रहा है, मेरा सैलरी इतना है और उसमें से इतना परसेंटेज जा रहा है फूड कॉस्ट में, फूड इन्फ्लेशन, कैसे सरकार कह रही है, कैसे आरबीआई कह रही है कि इन्फ्लेशन जो है कम हो गया। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन, हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो टारगेट है, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसका कारण ये है क्योंकि अभी जिस सर्वे के आधार पर हमारा कंज्यूमर जो कंजम्पशन बास्केट है, जिसके ऊपर टारगेट इन्फ्लेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें फूड इन्फ्लेशन का शेयर 46% है जी। तो मान लीजिए एक साधारण परिवार में 50% ऑफ कंजम्पशन, जितना खर्चा हो रहा है, 50% खाने के चीज में फूड इन्फ्लेशन, फूड कॉस्ट में जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम फूड इन्फ्लेशन को मन में रखें, और रेट कब हम कम करेंगे या कब पॉलिसी चेंज करेंगे वो फ्यूचर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल हमको ये कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और 4% के आसपास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इस साल का एवरेज हमने 4.5% दिया है, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। आगे जाके हम देखेंगे कैसे इनकमिंग डेटा स्टडी करेंगे, उसके आधार पर आउटलुक क्या बन रहा है, हमारा असेसमेंट करेंगे कि अगले 6 महीने में कैसा रहेगा, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। पहले से एक गाइडेंस दे के मतलब आप एक गाइडेंस दे देंगे, फिर वो आप देखते हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स आगे और नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, वी आर कीपिंग क्लोज आई ऑन ग्रोथ, we are keeping close eye on inflation. We want inflation to, it is coming down, we want inflation to go and be around 4% and be there. फिर हम उसके ऊपर मतलब उसके बेसिस पे हम आगे का कदम डिसाइड करेंगे। देश में एक अच्छा कॉन्फिडेंस का माहौल है कि हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। चूंकि विकसित भारत का एक लक्ष्य है 2047 का, तो अगर उसको लूजली ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक टर्म में कि एडवांस इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी का मतलब ये है कि रिच कंट्री अगर कहना हो तो, रिच अगर न भी हो तो अपर मिडिल इनकम कंट्री तो हमको होना चाहिए। अब उसके लिए बैकवर्ड नंबर देखें, क्योंकि डेटा की जो विजिबिलिटी आपके पास है हम में से किसी के पास नहीं है। उसको देखते हुए अगर मैं ये आपसे समझना चाहूँ कि जो ग्रोथ की ज़रूरत है हमको उस टारगेट तक पहुँचने के लिए, कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के न रह जाएं, उसके बाहर आ जाएं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं ये समझना चाहूंगा। पहले तो ये
आरबीआई का जो भूमिका है इसमें, आरबीआई का भूमिका इसमें रहेगा मतलब ये चैलेंज, मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क एजेंडा जिसको कि हम हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक है वी हैव टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब चेक इन्फ्लेशन, कीप इट अराउंड 4%, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा तो इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के हाथ में रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाता है। सो जब हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लोगों में स्पेंडिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। सेकेंडली, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन आप मेंटेन करेंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उसमें बहुत आता है। तो बिगेस्ट सपोर्ट ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी से आता है। तो इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे जाके भी हमको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। बैंकों का हेल्थ हो, एनबीएफसीज का हेल्थ हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ हो, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक्सेसिव लेवरेज ना हो। सो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके आगे जाके जो आपका मतलब जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ आपका जो जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें कैसा मतलब हाउ इट विल गो फॉरवर्ड, उसमें opportunities are quite a lot. I think the government has come out with a number of measures, but I would just like to point out one or two things where one is, lot of reforms have taken place over the last few years. बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए हैं। इनफैक्ट मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वो भी बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। बाकी मेजर इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। सर्विस सेक्टर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो, इनफैक्ट स्टेट लेवल में बहुत सारे रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। तो जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, और मेनली वो रहेगा, आप मान लीजिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन सेक्टर, उसमें मतलब सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। लेबर में भी कई सारे स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। Major items are also not just in central government domain, they are also in the state government domain. So therefore these reforms have to be continued. Innovation is today, innovation, startups, fintech is giving great opportunity. There I can say with a lot of satisfaction that I think India has really done well. We are creating a lot of jobs. And finally I think agriculture sector में भी output बढ़ाना चाहिए। We have made good progress in agriculture, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट उसमें भी काफ़ी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में हमारा सर्विसेज सेक्टर में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इट इज़ नाउ मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन द ग्लोबल इन द एक्सटर्नल मार्केट्स। मैन्युफैक्चरिंग, यस वी आर एक्सपोर्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, लेकिन और भी अच्छा कर सकते हैं, उसके तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि मेजर्स आर नॉट बीइंग टेकन, मेजर्स ले रहे हैं, बट आई एम जस्ट फ्लैगिंग कि दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज। थोड़ा डिसजॉइंटेड मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इसीलिए मैं क्लियर लिस्ट है, मैं जस्ट रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंटिन्यूड सपोर्ट, कंटिन्यूड रिफॉर्म्स both at the state and the central level, improving agricultural productivity, and finally increasing our share in the export market and utilize the opportunity today which we have to become a significant part of the global value chain. उसमें हमारा इंडिया का जो शेयर है उसको बढ़ाने के लिए आज का जो स्थिति है, इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस, बट आई थिंक वी कैन स्टिल इम्प्रूव एंड डू quite a lot in that area.